नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। कार्यक्रम में आज चर्चा एक ऐसे विषय पर जो हमारे 16 संस्कारों में से एक आवश्यक संस्कार है, और वो संस्कार है विवाह संस्कार। और ये इतना महत्वपूर्ण है कि ये हर जीवन में होता ही है, हर व्यक्ति के जीवन में। अच्छा, हम हर बार शादी में आते हैं जाते हैं, लेकिन इस बात पर बहुत कम विचार करते हैं कि ये कितना आवश्यक संस्कार है। और हमारे यहाँ तो चूंकि जो विवाह जो है वो केवल दो आत्माओं का मिलन ही नहीं, हमारे यहाँ जन्म जन्मांतर का इसको प्रथा बताई गई है, एक संस्कार बताया गया। हमारे यहाँ तो कहा भी गया है कि ये 7 जन्मों का साथ रहता है। कल्पना की गई कि हम साथ रहें, 7 7 जन्मों तक रहें। अब जब इतना महत्वपूर्ण ये संस्कार है तो इसके बारे में हमें जानकारी भी होनी चाहिए और उसी गंभीरता के साथ होनी चाहिए। अब जब विवाह संस्कार होता है तो फिर कुंडली मिलान हमारे यहाँ एक बड़े हिंदू रीति रिवाज परंपरा के मुताबिक एक सबसे प्रमुख रिवाज है। तो ये कुंडली मिलान कितना आवश्यक है? क्या कुंडली मिलने के बाद आपके सारे दोषों का निवारण हो जाता है? ये एक बड़ी देखने वाली बात है। वो कौन कौन से दोष हैं कुंडली में जिनका निवारण किया जाना चाहिए, और कितने गुण मिलने चाहिए? कुल 36 गुण होते हैं, उसमें से कुल कितने गुणों का मिलान होना चाहिए? कितने मिलने पर वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहता है? हमने कई बार ये देखा कि गुण बहुत अच्छे मिले लेकिन फिर भी उनका पारिवारिक जीवन जो है वो डगमग रहा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। हम जब चर्चा शुरू करेंगे तो इसमें धीरे धीरे उसका खुलासा करते जाएंगे कि कुंडली मिलान क्यों जरूरी है, दोषों का मिलान, दोषों का निवारण कितना आवश्यक है, कितने इसमें दोष बनते हैं, कितने इसमें योग बनते हैं, मंगल दोष क्या है, और फिर आजकल जो लिव इन रिलेशन के जो मामले आ रहे हैं ये देखना पड़ेगा। जो लगातार जो तलाक के मामले आ रहे हैं उन सब के पीछे क्या कौन जिम्मेदार हैं, ये बहुत सारी चीजें हैं। आज इस पॉडकास्ट में इन सब पर चर्चा करेंगे, और चर्चा के लिए हमेशा की तरह हमारा मार्गदर्शन करने के लिए जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य राजेश हमारे साथ रहते ही हैं। तो सीधे उनके पास चलेंगे। सबसे पहले स्वागत करेंगे आचार्य राजेश जी। प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आचार्य जी, जैसा मैंने बताया, ये जीवन का एक बड़ा महत्वपूर्ण संस्कार है, लेकिन इसको मैं ये देख रहा हूँ कि आज के दौर में बहुत कम लोग, मतलब जो एक उसका जो पूरा का पूरा जो परंपरा होती है उसका पालन नहीं करते। बिल्कुल। कई बार कुछ एडजस्टमेंट की तरीके पे लोग विवाह कर लेते हैं। पता रहता है उनको कोई गुण नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ उनकी दूसरी चीज मिल रही होती है। नहीं साहब, हमें तो शादी यही करना है। तो इसको लेके एक पूरी की पूरी संस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी। वैवाहिक जो एक संस्था है, वैवाहिक जो संस्कार है। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि हिंदू परंपरा में तो चूंकि कुंडली मिलान से इसकी शुरुआत होती है, तो हम भी शुरुआत यहीं से करते हैं। जी। अब वैवाहिक के पहले ये जो कुंडली मिलान का जो एक रस्म है, जो परंपरा है, ये कितनी आवश्यक है? इसका क्या महत्व है? कोई धार्मिक महत्व है या कोई इसका वैज्ञानिक महत्व है? ये कितना जरूरी है? इसका महत्व तो बहुत है। वैज्ञानिक महत्व भी इसका है, चूंकि ग्रह और नक्षत्रों का प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है। और जब दो लोग मिलते हैं तो दो लोग जब आसपास आना शुरू होते हैं तो उनके ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव फिर पड़ता है। जैसे आपने कई लोगों को देखना सुना होगा यार, जब हम अलग अलग रहते हैं तो दोनों एक दूसरे के लिए बच्चे हैं, माता से याद आ रही है, लेकिन जैसे ही पास पहुंचते हैं झगड़ना शुरू कर देते हैं। दो दोस्त अलग अलग रहते हैं, अच्छे रहते हैं, पास आते हैं झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो वो जो पास आकर मिलने का जो होता है, उस समय में इन ग्रहों का प्रभाव देखने को मिलता है। तो फिर वो नेगेटिव और पॉजिटिव स्थिति को बनाते हैं। और दूसरा, नक्षत्रों के आपस में मित्र और शत्रुता का भी नक्षत्र की विशेषता है। तो इन वैवाहिक जीवन के जो मिलाते हैं तो उसमें नक्षत्र का बड़ा खेल होता है। और जब कोई नेगेटिव नक्षत्र हो तो उससे विवाह करने में बचना चाहिए। अन्यथा देखा ये गया है कि जब नेगेटिव नक्षत्रों में शादी होती है तो उसमें डिवोर्स भी होते हैं, स्थितियाँ भी खराब होती हैं। तो इसलिए गुण मिलान, जैसे हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उसके लिए बोलते हैं आप 12th क्लास में 60% चाहिए, तब हम इस एग्जाम में आप बैठ सकते हैं। तो ऐसे ही फिर इसमें ये भी है कि 36 गुण में से 18 आपके मिल रहे हैं 50%, तो आप आगे विवाह के बारे में सोच सकते हो। अच्छा। तो वो एक सीमा है उसकी। लेकिन ग्रह योग है कि कई ग्रह ऐसे हैं जो कम गुण मिलने पर ही वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है, और कई ग्रह ऐसे हैं जो गुण तो अच्छा मिला देते हैं लेकिन वैवाहिक जीवन को बिगाड़ देते हैं।
तो उन सबका एक आकलन इस उसमें पूरा किया जाता है, तब फिर विवाह के लिए इसमें परमिशन दी जाती है। तो ये एक महत्वपूर्ण है कुंडली का मिलान, जो व्यक्ति के भविष्य को पहले बता देता है। इसलिए लोग इसके पास आते भी हैं, और चूंकि जातकों में इससे संबंधित स्टडी लोगों की कम है, इसलिए वो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, और तलाक बलाक के वाले मामले चलते रहते हैं। कुछ संस्कारों का खेल है, कुछ कुछ है, तो बहुत सारी बातें इसके ऊपर डिपेंड करती हैं, जो आगे के जीवन को सही और गलत कराती हैं। अच्छा आचार्य जी, ये कुंडली मिलान में मतलब किन चीजों पर फोकस किया जाना चाहिए? वो कौन सी चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं, या वो कौन सी चीज इसमें कुंडली में देखनी चाहिए कि साहब ये तो होना ही होना चाहिए, इनका मिलान तो होना ही होना चाहिए? इसमें देखो, कुंडली मिलान एक अलग विषय है, और हम्म। गुण मिलान एक अलग विषय है। हम्म। गुण मिलान तो आपके 18 के ऊपर मिल गए तो बहुत अच्छे माने जाते हैं, और कई बार कुंडली मिलान बहुत अच्छा हो जाए और गुण मिलान कम हो तो ही वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे समय में जो सप्तम भाव का स्वामी है, सप्तम भाव पर दृष्ट ग्रहों की स्थिति है, और नवमांश में भी ये स्थिति है, इन दोनों का दोनों पक्ष की तरफ से इसमें अध्ययन किया जाता है, दोनों के नवमांश क्या बोलते हैं और दोनों की मेन कुंडली क्या बोलती है। क्योंकि चंद्र, नवमांश और लग्न कुंडली, तीनों का जब तक मिलान प्रॉपर नहीं होता है, तब तक वैवाहिक जीवन को असफल या सफल बनाने की आप गारंटी नहीं ले सकते। जब तीनों का मिलान सही होता है, तब हम कह सकते हैं कि अब ये जो वैवाहिक जीवन में उतरेंगे, अब इनका वैवाहिक जीवन सही आएगा। तो एक चरण तो वहां से शुरू हो जाता है कि वैवाहिक जीवन सही आएगा। दूसरा चरण फिर शुरू होता है, क्योंकि मुहूर्त की बहुत बड़ी विशेषता है। फिर शादी के मुहूर्त पे बात आती है। फिर विशेषता है कि परिवार का मिलन होना चाहिए। तो ये कुंडली मिलान के मतलब कुंडली उन सब गुणों में से एक और है। जैसे हमने 3 लोगों से पूछा, भाई वो कैसा है, तो अच्छा है, वो कैसा है, उन्होंने बता दिया। तो ऐसा एक ज्योतिष का भी एक माध्यम होता है, व्यक्ति के अंतरतम में क्या चलता है, स्वभावगत कैसा है, ये उससे मालूम पड़ जाता है। तो आप अकेले कुंडली पर निर्भर रह के भी वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं बना सकते, अकेले सामाजिक को देखकर भी नहीं बना सकते, और अकेले लोभ और भोग विलास को देखकर भी आप नहीं बना सकते। पाश्चात्य संस्कृति में कुंडली नहीं मिलती, सूरत मिल गई, बातचीत करी, शादी कर ली, बच्चे हो गए, तो फिर तलाक हो गई। तो वो जब सूरत का जो मिलान होता है, फिर वो जब प्रेम का जो संबंध शुरू होता है, वो वास्तविक प्रेम है, तो लव मैरिज सफल हो जाती है। लेकिन दैहिक प्रेम जो होता है, वो फिर वासना के बाद समाप्त हो जाता है। और कई दूसरे धर्म के लोग हैं, वो 4-4 5-5 शादी कर लेते हैं, लेकिन किसी से नहीं पटती, किसी से बच्चे पैदा हो, किसी से नहीं हो रहे, तो वो फिर 72 से भी चक्कर में पड़ जाते हैं। 4 से संतोष नहीं हो तो 72 के चक्कर में पड़ जाओ। तो वहाँ ऐसा होता है। पर भारतीय संस्कृति में अब बिगड़ना शुरू हुआ है, जब हमने पाश्चात्य को स्वीकार करना शुरू किया है। जब दलील लग गए, सब अंग्रेजों में मिलाते ही नहीं है, मुस्लिमों में तो मिलाते ही नहीं है, मत मिलाओ तुम भी। तो जैसा उनके तलाक हो रहा है, वैसे तुम्हारे और लग जाता है। तो वो संस्कार डिस्टर्ब हुए, तो सारी चीज डिस्टर्ब हुई। नहीं, और आजकल तो एक नई परंपरा ही चल रही है, वो लिव इन की परंपरा है। वो ना उसमें विवाह होना ना कुछ होना, और आप रह रहे हैं। तो ये सब, ये जो विसंगतियां जो आई हैं समाज में, जो बुराइयां आई हुई हैं, ये सब क्या है? मतलब इसका भी क्या कुछ महत्व है क्या इन सब चीजों से? इसका तो पाश्चात्यकरण जितना होता जा रहा है, जो बाहर देख देख के हम उनके अनुसार चलने लग गए हैं, तो उस कारण से ऐसा हो रहा है। लिव इन में वो लोग रहते हैं, आज शादी हुई नहीं पटी तो वो अलग रहने लग गया, वो अलग रहना शुरू कर दिया। उनको तलाक का भी नहीं, उसमें क्या मिलता है? गुण मिलते हैं कि कुंडली मिलती है? हाँ उसमें गुण मिलान होता है। वो एक क्षणिक गुण होते हैं, जो दोस्ती के गुण होते हैं, वो एक अलग गुण होते हैं। और दोस्ती के बाद जैसे कई प्रेम संबंध लोगों के बहुत साल चलते हैं, 15-15 20-20 साल चलते हैं, तो जैसे शादी करते हैं 6 महीना तलाक की बात हो जाती है। तो ये एक बड़ी विचित्र बात आपने उठाई कि ऐसा होता है इसमें, कि लिव इन में जो व्यक्ति आया दोस्ती के थ्रू लिव इन तक तो आ गए, और लिव इन में सक्सेस भी है, लेकिन जैसी शादी करते हैं वैसी सब डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो एक चरण जो भगवान ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया हुआ है कि तुम रह लो, तो रहने के बाद फिर अपने आप शादी की इच्छा होगी, फिर अपने आप बच्चों की इच्छा हो जाएगी, तो जैसे ही उस पर आगे बढ़े तो फिर डिवोर्स की बात आ जाएगी। तो ये उनका जो सॉफ्टवेयर। नहीं, मैंने तो आजकल के माहौल में, वातावरण में एक चीज और देखने को मिली कि बुढ़े हो रहे हैं, वो तलाक दे रहे हैं। मतलब 40-50 साल जिंदगी के बहुत बढ़िया निकाले, वो मालूम पड़ा कि फिर अचानक ऐसा हुआ कि वो दोनों, मतलब ऐसे मामले भी देखे गए। हाँ, अब तो काफी सारे आ रहे हैं बुजुर्गों में। फिर देख लिए इतने साल, बहुत झेल लिए। फिर व्यक्ति का जैसे ही एक समय व्यक्ति काम कर रहा है, दोनों अलग अलग रह रहे हैं, लेकिन जैसे ही उनका रिटायरमेंट आया, साथ रहना शुरू किया, तो
फड़मपट शुरू हो जाती है। तो फिर लगता है कि यार बुढ़ापा तो हम सही गुजार लें, तो व्यक्ति भी तलाक की तरफ पहुंच जाता है। तो ये जो स्थिति बन रही है, ये वैसे ही मिलान है जो एक या किसी ने देख लिया कि लड़की पैसे वाली है, तो लड़के वालों ने डोरे डालना शुरू कर दिए। लड़की वालों ने देखा लड़का पैसे वाला है, तो उन्होंने अपने डोरे डालना शुरू कर दिए और झूठ फरेब कर करा के शादी कर डाली। तो हाँ। वो शादी फिर आगे जाके दिक्कत देती है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि इन सब से बचने के लिए ये कुंडली मिलान और ये गुण मिलान ये सब शुरू किए गए होंगे। ये शुरू किए गए थे, ये इससे व्यक्ति का अंतरतम अंतरात्मा आपकी क्या है वो मालूम पड़ जाता है। मूलभूत जो आत्मा का स्वरूप है, आत्म तत्व है, वो इनसे मालूम पड़ता है। और अच्छा। जब दोनों के आत्म तत्व को मिला दिया जाए तो फिर डिवोर्स होने के चांसेस कम होते हैं। अच्छा। लेकिन उसमें निस्वार्थ मिलाया जाए। आज जो कुंडली मिलाने वाले आते हैं वो कैसे आते हैं? इनकी लड़की अच्छी है साहब, ये भी अमेरिका में और लड़का भी अमेरिका में, इन दोनों को उठा के शादी करो। तो दोनों के अमेरिका होने के कारण फिर अमेरिका से रिलेशन हो गए, वहाँ डिवोर्स हुआ, इनका भी डिवोर्स हो गया। तो वो जो बातें आती है वो कहीं ना कहीं फिर स्वार्थ, गुस्सा और जो कुंडली के मूल स्वभाव है वो चेंज हो जाता है। अब आजकल कई बार ऐसा होता है, अभी जो मैं नए सिनेरियो देख रहा हूँ, नए में तो ये हो रहा है कि लड़के की माँ लड़के को बच्चा ही समझती है। उसको लगता है बहू आएगी अभी मेरे बच्चे को खा जाएगी, अब मेरा जो पैसा आने वाला था बच्चे से अब वो बहू के पास चला जाएगा। शादी हुई नहीं कि उन्होंने बाई छुड़वा दी। तो ये महिलाओं का एक जो स्वभाव है, जो बड़ा नेगेटिव स्वभाव इसमें आता है। कई बार लड़कियों की स्थिति ऐसी बनती है, लड़की की आप शादी करने जा रहे हैं तो लड़की के माँ बाप सोचते हैं हमने इसको दे दिए, लड़की वहां चली गई, उनका मैं अपने माँ बाप छोड़े आई, तुम भी अपने माँ बाप छोड़े, एक नया ईगो शुरू हो जाता है। तो एक ये तलाक के बहुत सारे कारण इसमें से बन रहे हैं। लड़कियां भी चूंकि पहले नहीं पढ़ती थी तो कम से कम एडजस्ट करके सोचती थी पति के साथ एडजस्ट करके रहो तो वैवाहिक जीवन सुधर जाएगा। अब तो उनको लगता है कि तुम भी कमा रहे मैं भी कमा रही, लो तलाक, आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि क्या समय में, आज के समय में जैसे वो कृष्णमूर्ति राम कौन सा होता, उसने तो बोला है कि 18 घंटे 24 घंटे काम करना चाहिए। हाँ, हाँ, वो किसी नारायण मूर्ति ने। अब वो 24 घंटे मूर्ख काम करवाएगा तो पति पत्नी मिल ही नहीं पाएंगे, तो आपसे अंडरस्टैंडिंग सही नहीं होगी, और फिर उनके अफेयर होना शुरू हो जाएंगे ऑफिस में। क्योंकि जिसके साथ आप ज्यादा समय गुजार रहे हो वहाँ अफेयर होने के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर ये होता है कि वो जो पारिवारिक संबंध के लिए एक दूसरे को समय देना चाहिए वो आप नहीं दे पाते, वो तलाक का कारण बन जाता है। अब उसकी खुद की पत्नी तो कहीं नेता वेता है तो वो उधर लगी हुई है, वो अपने उधर लगे हुए हैं और दूसरे पे दबाव बना रहे हैं। तो जो ऐसी जो भी संस्कृति आई है, ये संस्कृति नौकरी वाली, ये तलाक का बहुत बड़ा कारण बन रही है। आज वर्क फ्रॉम होम है तो झगड़े चले जा रहे हैं, उनको ऑफिस बुला के 18 घंटे काम करा दो तो वैवाहिक जीवन बिगड़ जाता है। दोनों सर्विस में तो कई बार ऐसा हो रहा है कि वो एक की ड्यूटी लगी सुबह की, एक की लगी हुई शाम की, वो एक की संडे को ड्यूटी लगी, एक की मंडे की छुट्टी है, वो मिल ही नहीं पा रहे हैं। तो ये जो नेगेटिव कॉम्बिनेशन नौकरी के चक्कर में बढ़े हैं, तो ये सब एक तलाक का आधार बनते जा रहे हैं। नहीं, लेकिन नौकरी तो आज के देखा जाए महंगाई के दौर में नौकरी आवश्यक भी हो गई, और बल्कि यही देखते हैं कि साहब दोनों नौकर होना चाहिए। मतलब वो तो चक्कर ही खत्म हो गया कि साहब पुरुष जो नौकरी कर रहा है और महिला जो घर के काम कर रही है। अब तो महिलाएं भी नौकरी कर रही है, पुरुष भी नौकरी कर रही ये तो ये संस्कार को बिगाड़ा गया है, जी। मतलब प्री प्लान तरीके से थोपी गई है एक संस्कृति है कि आप उलझे रहें और बढ़िया मेहनत करें और पैसा टैक्स के रूप में दें, आप अपना उपभोग भी ना कर पाएं और आपका स्वास्थ्य भी आप बिगाड़ लें, माँ बाप का भी आप ध्यान ना दे पाएं। संस्कृति को पूरी बिगाड़ने के लिए पूरी एक प्रोपेगेंडा इस तरीके से रटा गया है। तो वो जो परिस्थिति बन रही है वो बड़ी नेगेटिव होती जा रही है। आज आपके पास आपने मोबाइल ले लिया 1.5-2 लाख रुपए का, मोबाइल आपके 1.5 लाख के किसी काम का ही नहीं। आप मैक्सिमम क्या कर रहे हो, व्हाट्सएप देख रहे हो, फेसबुक देख रहे हो, वो देख रहे हो, फोटो खींच रहे हो, फोन सुन रहे हो। अब इसके लिए आपने 1.5 लाख खर्च कर दी, सिर्फ इसलिए कि दिखावे में उसने खरीदा मैंने खरीद लिया। एप्पल की लाइन लगी पहले दिन ही, जिस दिन ओपनिंग थी उस दिन लड़ मरे आपस में। तो ये जो लोभ चढ़ रहा है, आपके घर में 2 लोग हैं, 12 फीट 14 फीट लंबी गाड़ी खरीदने की आवश्यकता है, लेकिन दिखावा। तो हमने आवश्यकताएं जो हमारी जिस तरीके से हमने बढ़ा ली, वो आवश्यकता हमें खा रही है। तो जो आविष्कार नए नए हुए हैं, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, वो जो कहा जाता था, अब तो वो ये कि आलस्य आविष्कार की जननी है। यहाँ बैठे हुए टीवी यहीं से बंद हो जाना चाहिए, तो एक आलस आ रहा है तुमने रिमोट बना दिया, तो आवश्यकता नहीं है, वो आलस हो गया। तो ये जो नेगेटिव बातें फैल रही हैं, ये वैवाहिक जीवन को भी बहुत बिगाड़ रही है। और नए नए इक्विपमेंट्स का बनना, ये फिजिकल नीड्स को भी खत्म करता है, आपके अंदर भूख भी मिटा रहा है, आपके अंदर बीपी भी लेके आ रहा है, 30-30 साल के बच्चे हार्ट अटैक में मर रहे हैं। सही बात। तो ये जो सब कारण है वो ज्योतिष से अलग हटके जो सामाजिक कारण है, वो कारण इसमें एंटर कर रहे हैं, तो दिक्कत दे रहे हैं। नहीं, और ये नए नए दौर की जो आवश्यकता है वो निश्चित तौर पर जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। इन दौर का एक बड़ा
फेमस वाकया हुआ था अभी 2 महीने पहले ही। उनका जो एक उद्योगपति थे, उनका पूरा घर रिमोट से चलता था। उनके हाँ दरवाजे रिमोट से खुल रहे हैं, उनका कुर्सी, चेयर, टीवी पीवी सब रिमोट से चलते थे। उनके घर में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। तो 4 लोग वही जल के मर गए। वो खोल नहीं पाया उसका, या तो पासवर्ड अटक गया या कुछ हो गया, लेकिन वो निकल नहीं पाए। जी तो ऐसे हादसे भी हो रहे हैं। ये सुख सुविधाएं ज्यादा बढ़ी और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे अपन ज्यादा आ गए। अब वो उसका पासवर्ड केवल आप ही को याद है। बिल्कुल। तो ये भी एक इसका एक दुष्परिणाम है, या अत्याधुनिक जो जीवन शैली है, हम नए नए टेक्निक का जो उपयोग कर रहे हैं। बहरहाल, लेकिन एक बात ये है आचार्य जी, कुंडली मिलान में क्या, जैसे 2-4 चीज आती हैं, स्वास्थ्य का सुख देखें आप, संतान का सुख देखें, अर्थ का सुख देखें, ये एक जो 3-4 जो जो एक बड़े जो इसके एलिमेंट्स हैं, क्या उनसे ही देखने पे सारा चीज सेटल्ड हो जाएगा? इसमें एक बात और थोड़ी सी भ्रांति आती है हम्म। कि जब हम इसको देखने जाते हैं हाँ। तो लोग क्या बोलते हैं कि लड़की को मंगल था इसलिए लड़का मर गया, हाँ। है ना? तो लड़की के मंगल से लड़का नहीं मरता है, पर हम्म। लड़की का मंगल बताया जाता है कि उसका हस्बैंड मर चुका है। अच्छा। हाँ, पर ऐसा नहीं कि यदि शादी नहीं करते और तो लड़का बच जाता, वो तो फिर भी मरता। हम्म। पर वो उसकी कुंडली से उसके बारे में मालूम पड़ जाता है कि इसके साथ ऐसा होगा। हम्म। तो दोनों की कुंडली में ये देखा जाता है कि दोनों के अर्थ कमाने का तरीका क्या होगा, हम्म। दोनों की आर्थिक स्थिति इनकी शादी के बाद कैसी रहने वाली है, संतान सुख इसमें कैसा रहने वाला। पंचम भाव को यदि देखते हैं तो संतान के बारे में मालूम पड़ जाता है, इनके हम्म। संतानें कैसी होंगी। और इनके यदि स्वास्थ्य को देखा जाए तो दोनों के लग्न छठे भाव के स्वामी को देखा जाता है, इनकी हेल्थ कैसी है, तो हम्म। उन ग्रहों का प्रभाव कैसा है। मालूम पड़ा दोनों अस्थमा, दोनों को सर्दी शीत की प्रकृति वाले हैं, तो स्वाभाविक के जो बच्चा होगा वो अस्थमा का पीड़ित ही मिलेगा आपको। हम्म। माँ, माता पिता या दादा दादी के यहाँ कोई नेगेटिव बीमारी चली आ रही है, पत्रिका मालूम पड़ जाता है। हम्म। तो उससे फिर इसमें डिसाइड कर लेते हैं कि इनको बैलेंस किया जाता है। तो अच्छा। उस बैलेंस करने में मालूम पड़ जाता है कि जब दोनों रहेंगे तो अच्छे रहेंगे। अच्छा एक का जी। स्वभाव उग्र, एक का स्वभाव शांत है, तो दोनों चल जाएंगे। हम्म। दोनों का देखा लग्न में मंगल है, दोनों गुस्से वाले मिलेंगे हम्म। तो लड़ बैठेंगे आपस में, तो लग्न के मंगल वालों को घबराहट आ जाती है। अच्छा जी। किसी का मंगल राहु दूसरे स्थान पर बोलने में बदतमीज होगा, तो भाई हम्म। ऐसा देखना पड़ेगा उसका जीवन साथी उसकी वो वाणी को सहन कर पाए। हम्म। उसके फिक्स तकिए कलाम होते हैं, बड़ी एरोगेंट तरीके से अपने शब्दों का उच्चारण करता है। अच्छा तो जी। वो फीमेल की उसमें तो मेल की उसमें देखना पड़ेगा कि उस चीज को झेल सके। अच्छा जी। तो क्योंकि आज तो पहले ऐसा होता था महिलाएं बात करने में थोड़ा सा एक मर्यादा हुआ करती थी। हम्म। अब वो चूंकि दोस्ती हो गई तो इसलिए वो अबे तोबे पे शुरू से आ जाते हैं। हम्म। हस्बैंड वाइफ का नाम लेकर लड़ना तो शुरू से ही शुरू हो जाता ठीक बात। अच्छा, ऐसे और कितने और कौन कौन से दोष रहते हैं? जैसे मंगल दोष को लेके आदमी बिल्कुल एकदम तनाव हो गया जाता है, अगर साहब मांगलिक तो नहीं है। कुंडली मिलान के पहला सवाल यही रहता है है। कि साहब वो मांगलिक तो नहीं है, या साहब आपका लड़का है, आपकी लड़की मांगलिक है, और ये वो दिक्कत। तो ऐसे और भी जो बड़े जो हर्डल्स हैं, वो उसमें कुंडली में, उन पर भी ज्यादा ध्यान देते हैं क्या? उन पे बहुत ध्यान काल देना सर्प पड़ता है। दोष जैसा कुछ है? हाँ, कालसर्प दोष का तो वैवाहिक जीवन पे बहुत असर नहीं होता है, हम्म। लेकिन सप्तम भाव का स्वामी, सप्तम भाव पे नेगेटिव ग्रहों की दृष्टि, सप्तम भाव पर पॉजिटिव ग्रहों की दृष्टि, इनको विशेष रूप से देखा जाता है। हम्म। यदि दोनों के सातवें घर के स्वामी नेगेटिव स्थिति में पड़े हुए हैं, सातवें घर के दोनों को नेगेटिव ग्रहों की दृष्टि पड़ी हुई है, तो पक्का डिवोर्स होगा उनमें। तो हम्म। वो नेगेटिव पॉजिटिव मिलाए जाते हैं, हम्म। तब जाके इनके वैवाहिक जीवन का आता है। जैसे गुरु का मिलान बहुत जरूरी है, हम्म। सूर्य चंद्र गुरु, शनि मंगल, ये हम्म। इनका मिलान बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि अच्छा। जब भी हम शादी करते हैं तब भी हम चंद्र बल देखते हैं, गुरु बल देखते हैं, सूर्य बल देखते हैं, हम्म। इसका हम शादी करते हैं। क्योंकि गुरु का संबंध है आपके चित्त से, जो आपकी चीजों को सब आगे बढ़ाएगा, अध्यात्म को आगे बढ़ाएगा, धर्म को आगे बढ़ाएगा। सूर्य का संबंध है आपकी आत्मा से, आप कैसे होंगे, आपका पराक्रम कैसा होगा, स्वभाव कैसा होगा, दिखने में कैसे होगे, आपका आकर्षण कैसा रहेगा। चंद्र का संबंध है मन से, मन की पवित्रताओं से, एक दूसरे के सम्मान से। तो हम्म। इन इसलिए इन ग्रहों को बड़ा महत्व दिया जाता है, और मैचिंग करते हुए जब कुंडली मिलाते हैं तब फिर रिजल्ट सही आता है। और कुंडली मिलान आजकल ऐसा होता है कि 10 मिनट में आओ कुंडली मिला दो, 10 मिनट कुंडली मिलती नहीं। हम्म। आपको पूरे ग्रहों को देखना है तो उसका प्रॉपर तरीके से आपको बैठना नहीं, पड़ेगा। लेकिन आचार्य जी, ये तो आपने ज्योतिष के पक्ष की बात की कि ये सब देखने पड़ते हैं, इतना माइन्यूटली उसको वॉच करना पड़ता है। पर लोग तो आज ही आते हैं और कह देते हैं साहब ये ठीक है, आप तो मिला के दे दो उनको। हाँ, ये एक नया जो सिस्टम अभी आजकल चलने लग गया है, लोग मिलवाने लग गए, पत्रिकाओं में लग जाती है, डेट टाइम मिले हुए हैं, हम्म। ऐसी कुंडली मिला दो ताकि इनसे मिल जाए और हमारी बात बन जाए। हम्म। तो ये जो कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ करते हैं, हम्म। आते हैं मेरे पास भी, हम मना करेंगे तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे, तो वहां से हम्म। मिलवा के लेके आएंगे वो। ये सब बातें बढ़ती हैं। फिर क्या होता है कि माता पिता में एक लोभ होता है, लड़के को लग रहा है यार इस लड़की वाले से अच्छा दहेज मिल जाएगा,
वो दहेज के बेस पे शादी कर रहा है। हम्म, अब क्या हुआ कि जब आपने दहेज के बेस पे शादी की तो शादी का जो एक मापदंड था, एक परिवार बसाने का मापदंड था, वो समाप्त हो जाता है। एक दूसरे के प्रति सम्मान समाप्त हो जाता है, दो हम्म, परिवारों को मिलन में एक खटास सी आ जाती है। तो शादी के समय में जो नेगेटिव स्थिति बनी, हम्म, वही डिवोर्स का कारण बनती है। हम्म, कभी भी आप देखेंगे डिवोर्स के कारणों में, मैंने अभी तक 30 साल के अनुभव में तो मैंने यही पाया है कि शादी के 1-2 माह के अंदर अंदर जो टेंशन खड़ा हुआ, हम्म, वही विवाद का कारण बनता है, और वही 1 साल के अंदर गहरा होता होता तलाक में कन्वर्ट हो जाता है। हम्म, तो वो जो स्थिति बनती है वो इन्हीं लोभ के कारण बनती है। अच्छा। लड़के वालों को लग रहा है अच्छा दहेज मिल जाएगा, लड़की वालों को लग रहा है अच्छे लड़के बेवकूफ मिल गए तो कुछ मत दो, सब मूर्ख बना दो, हम्म, ना स्वागत करना ना कुछ करना। समृद्ध होने के बावजूद भी ऐसी हरकत कर देते हैं हम्म, लोग बाग। तो वो एक प्रसन्नता के साथ जो काम किया जाता है, या कपट ना हो, तो फिर वैवाहिक जीवन अच्छा बनता है। और ठीक। जहाँ कपट घुसता है तो फिर राहु की एंट्री हो जाती है। तो जब हम्म, राहु की एंट्री हुई तो फिर वो डिवोर्स कराएगा ही कराएगा। सही बात। ये स्थिति बनती तो कहने का अर्थ है कि आचार्य जी, गुण मिलान हो गया, कुंडली मिलान हो गया, दहेज मिलान भी जो है है। आवश्यक वो ये भी एक देखने वाली। हालांकि इस कुरीतियों को लोग अब दूर हो रहे हैं इन सब चीजों से, लेकिन फिर भी ये चली आ रही। चली नहीं आ रही, इसका अब दुरुपयोग होना शुरू हुआ। अच्छा। अभी पहले तो सदुपयोग करके प्रताड़ना चलती थी, लेकिन अब जरा सा लड़की को तलाक लेना है तो वो पूरे खानदान को फंसाने हाँ। की प्लानिंग करती है। और होता ये है कि उस समय तो लड़के वाला परेशान हो जाता है। हम्म, आजकल क्या प्राइवेट नौकरी वाले भी जैसे ही मालूम पड़ता है इनका तलाक वलाक चल रहा तो वो नौकरी से हटा देते हैं। हम्म, तो लड़के वालों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर। और स्थिति लड़की वालों के साथ भी ऐसी स्थिति बनती है कि कई हम्म, लड़के भी इतने उजड्डी दारू नशेले वसेले मिल जाते हैं दुनिया भर के धक्कन वाले, सास ससुर उसको बर्दाश्त ही नहीं करते। हम्म, तो वहां भी स्थिति बहुत नेगेटिव, मतलब दोनों तरफ ही। ऐसा नहीं कि कोई एक ही पक्ष परेशान हो। हम्म, लड़की वाला कमजोर है तो लड़के वाला डिवोर्स ही अलग से अलग करा लेता है, वो व्यक्ति परेशान घूमता रहता है। हम्म, और लड़की वाला मजबूत है तो लड़के वाले पूरे खानदान बेचारा जेल के चक्कर काटता रहता है। ये न्याय गलत। मिलना है नहीं। बिल्कुल ठीक बात, ये एक बड़ी कुरीति है। हाँ, मतलब कई लोगों का जीवन वैसे ही बर्बाद हो गया। वैसी बात है, वो न्यायालय में न्याय तो होता ही नहीं है। हाँ, वो तो। न्याय के नाम पर तो वही समझौता कर लो, 10-15 साल तुम्हें लटका दो, उनको लटका दिया, आगे समझौता कर लिया है, वो न्यायाधीश साहब खुश हो गए, तो वो हम्म, अन्याय है, न्याय नहीं है। सही है। न्याय का मतलब आप न्याय करो, उसमें आप समझौते कराना न्याय थोड़ी होता है। हम्म, और वो दोनों को ऐसा फंसवा देते हैं, वकील लूटना शुरू कर देते हैं, पेशी पे पेशी, पेशी पे पेशी। जब 3 पेशी में केस हल हो जाना चाहिए, 70-80 पेशी चलता रहता है। सही और है। जिसको न्याय चाहिए वो हर पेशी पर आ रहा है, और जिसको नहीं चाहिए वो वहाँ दारू पी के पड़ा हुआ और 50 रुपए में पेशी आगे तो बढ़वा फिर रहा अपना वकील जो अपना खेल करते है। हैं। बिल्कुल लेकिन आपने एक जो बात की कि शुरू के जो 2-4 महीने हैं, वही विवाद आगे बढ़ जाते हैं, तो बिल्कुल। इसका अर्थ ये है कि यदि शुरू का 1 साल यदि आपसी सामंजस्य काट लिया जाए समझदारी के साथ, हम्म। तो वो विवाह टिक जाएगा। वो विवाह बहुत अच्छा टिकता है। हम्म, हस्बैंड वाइफ के बीच में हस्तक्षेप ना किया जाए, न लड़की वाले ये सोचे कि हमारी लड़की बहुत हम्म, सज्जन थी, और न लड़के वाले ये सोचे कि हमारा लड़का बहुत निरीह है। वो हम्म, दोनों वयस्क हैं, उन्हें अपने हिसाब से जिंदगी जीने देना चाहिए। हम्म, ना सास ये अड़ंगे फंसाए कि बहू आ गई तो नौकरानी को छोड़ा दो, ना उनकी सास ये अड़ंगे फंसाए कि यहाँ से कान भरना शुरू कर दो, तू तो लड़के का ऐसा ब्लैकमेल करना शुरू कर दे, हम्म, वहां का पैसे यहाँ लाना शुरू कर दे। आज 90% में देखता हूँ कि जैसी शादी होती है लड़के वाले आ जाते हैं, पहली बार आई और दूसरी बार पूरा सोना लेके चली गई। और सोना ले गई, वो आपने बोला सोना लेके आओ, नहीं मेरा सोना वहां रखा हुआ है मायके में। तो वो ससुराल वालों को बहुत बुरा लगता है कि तू सारा सोना वहां ले गई। अब बात बढ़ती आगे तो बोल देती ये सोना तो मेरे को दान में मिला, तो ये तो मेरा हो गया। अब तेरा हो गया तो अब ये एक विवाद का वही कारण शुरू हो जाता है। मतलब अभी 90% केस तो शुरुआत में सोने के घर ले जाने की चल रहे हैं। सही बात है। तो वो बड़ी स्थिति नेगेटिव लेकिन आपने ये एक अच्छी बात बताई, सारे उपायों से बड़ी महत्वपूर्ण उपाय है जाती देखा जाए तो ये कि आप शुरू का 1-2 साल जो है वो बड़े सामंजस्य के साथ निकाल लें। ये वैवाहिक जीवन की सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। बिल्कुल। अच्छा आचार्य जी, जैसे मान लो हमने हिंदू धर्म की जैसे ये बात की, कई तो हमारे ऐसे धर्म मजहब संप्रदाय ईसाई मिशनरी कुछ भी, वो लोग तो इन चीजों पर ध्यान ही नहीं देते, तो उनका वैवाहिक जीवन कैसा चलता होगा? उनके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। हाँ। एक का तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, बच्चे पैदा करो कुछ नहीं करना है, जो भी देश है सारे काफिरों को तो मारना है और हमें आगे बढ़ना है। तो उनका एक ही उद्देश्य है बच्चे पैदा करना। हम्म, उनका ना कोई वैवाहिक जीवन से मतलब है ना कुछ है, तो वो उनका तो कॉन्सेप्ट ही खत्म है कि वहां तो लाएंगे और ले जाएंगे। ईसाइयों का यहाँ तक सवाल है तो ईसाइयों के यहाँ ये सब चीजें होती नहीं, तो उनके यहाँ भी एक ही कॉन्सेप्ट है कि लाओ जो मिल गए, जैसी स्थिति बन गई शादी कर लो, चर्च में जाओ आगे बढ़ा दो। तो वो एक उनका जो संबंध होता है दैहिक संबंध होता है। हम्म, जहाँ दैहिक संबंध होगा तो वासना पे आके खत्म हो जाता है, फिर वहां उनकी स्थिति आगे संतान हुई कुछ हुई तो वो नेगेटिव स्थिति में चले जाते हैं। हम्म, आज अमेरिका चले जाओ, कहीं भी यूरोप में चले जाओ आप, तलाक के ढेर केस होते हैं। और वहां सबसे बड़ी बात है तलाक बहुत आसान होता है।
हाँ हमारे यहाँ शादी आसान है, तलाक बहुत मुश्किल है, जबकि उल्टा होना चाहिए, शादी बहुत कठिन कर देना चाहिए, तलाक आसान कर देना चाहिए, तो बहुत सारे समस्याएं निपट जाए। तो सही वो बात है। धर्म संप्रदाय में जो नेगेटिव चीजें हैं, हम्म, उसमें यदि हम संस्कार के थ्रू बात करते हैं, क्योंकि इसको 13वें संस्कार की मान्यता प्राप्त है, अच्छा जी। वैवाहिक वैवाहिक संस्कार को। संस्कार। तो जब इसको हम संस्कार बोल रहे हैं तो संस्कार नहीं बोलना चाहिए। हाँ हाँ। और अब हम जो बात कर रहे हैं दूसरे धर्मों से कंपेयर करने की, हम्म, तो ये जो दूसरे धर्म है ये संस्कार की बातें नहीं करते हैं, ये शादी की बात कर रहे हैं। एक के यहाँ तो उनका कॉन्टेक्ट है, शादी हम्म, हुई तो ही नहीं देता, मेहर दिया, खत्म काम तो हम्म, तो उनका तो शादी का कोई संबंध ही नहीं होता, कॉन्टेक्ट हो गया। हम्म, दूसरे संप्रदाय की विशेषता है कि वो तो सूरत देख के, परिस्थिति को देख के अच्छे लग गए, एक दूसरे से संबंध कर लिए, संबंध बना लिए, बच्चों को अलग सुलाते हैं, वो अलग सोते हैं। उनकी संस्कृति में ऐसा हिस्सा है कि ना बच्चों के साथ भावनाएं रहती, ना कुछ रहता है। तो वो जो संबंध है वो तो जानवरों की तरह का है, कि जानवर भी अपने बच्चों को कुत्ते गाय दूध पिलाते हैं, वो एक समय के बाद उनको हटा देते हैं, फिर उनके बारे में कोई नहीं सोचना। पर हमारे यहाँ पर हम इस जन्म का सोचते हैं, अगला जन्म कैसा होगा उसके बारे में सोचते हैं, हमारे से साथ दूसरों को बिगाड़ना हो, सास ससुर दोनों वो धर्म पिता हैं उनके बारे में सोचते हैं, ये ऐसे ससुर हैं इनके बारे में सोचते हैं। तो संस्कार की जब बात आती है तो फिर हम एक सामाजिक समरसता की बात में लेके आते हैं, पूरे समाज को भगवत सत्ता से तोलते हैं, फिर राम और सीता से इनको जोड़ी मिलाते हैं, लक्ष्मी और विष्णु की हम जोड़ी में इनको विश्वास करते हैं। तो वो जो संबंध होता है, वो जब दूल्हा सेहरा बांध लेता है किसी के पैर नहीं पड़ता, दुल्हन को जब हल्दी चढ़ जाती है वो फिर किसी के पैर नहीं पड़ती, जब वो ससुराल में पहुंचती है वहां बंधन शुरू होता है, फिर वहां पैर पड़ना शुरू होता है। तो ये जो हमारे यहाँ प्रेम के बहुत संबंध है इसमें, और बहुत, लेकिन उनकी चूंकि लोगों को जानकारी नहीं है तो नेगेटिव चले जाते हैं। सही। कई चीज तो ऐसी है आचार्य जी कि ठीक है, कुछ चीज डिपेंड करती है कुंडली मिलान पे, ग्रह मिलान पे, लेकिन कुछ चीज समझदारी, सामंजस्य, इस पर भी डिपेंड करती है। 80% तो संस्कार पर डिपेंड करता है, संस्कार ये जी। संस्कार है। कुंडली मिलान तो सिर्फ इस बात का है कि 5 लोगों से आपने पूछा लड़की कैसी है तो छठे कुंडली से पूछ लिया, 5 लोगों से पूछा लड़का कैसा, छठी कुंडली से भी पूछ लिया। तो ये होता है, मतलब ऐसा नहीं कुंडली के बेस पे करके आप वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा कर लोगे। बात वहां संस्कार की आएगी, जिसके संस्कार अच्छे हैं उनका वैवाहिक जीवन कुंडली नहीं मिलने के बाद भी अच्छा चल जाता है, एक दूसरे को सम्मान करते निकल जाते हैं। और जहाँ संस्कार अच्छे नहीं है वहां कुंडली कितनी मिला लो संस्कार बिगड़ जाता है। तो ये जो नेगेटिव पॉजिटिव स्थिति है इसमें संस्कारों का बहुत गंभीर रोल होता है। पहले हिंदू शास्त्र में भी कहाँ होता था, कई बार तो नाई अपना जाता था, बात करके बोले आता तो बाबूजी मैं तो बहू तय कर दी, बहुत अच्छी लगी थी, वो शादी कर लेते थे। सही है। मतलब वो उसके अंदर जो जाता था, सब लोगों से मिलता था, उसके अंदर एक ऐसी देवी गुण होता था, पहचान जाता था उस बच्चे के लिए बच्ची अच्छी है, इस बच्ची के लिए वो बच्चा अच्छा है। तो ऐसे होते तो वहां कौन सी कुंडली मिलती है। नहीं, दूसरी बात है कि आप जाके किसी लड़की में या कोई लड़का में क्या देखेगा, 2-5 मिनट की मुलाकात में, आधे घंटे की मुलाकात में आप क्या उसमें ढूंढ लोगे। तो ये तो दिखाना ही पड़ेगा आपको, थोड़ा सा धैर्य दिखाना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। अच्छा आचार्य जी, आपने अभी भगवान राम का भी जिक्र कर दिया। अब भगवान राम तो आदर्श है अपने यहाँ, तो सब किसी की भी जो विवाह होता है तो लोग यही कहते हैं, अरे वाह साहब क्या राम सीता की जोड़ी लग गई। लेकिन भगवान राम के बारे में कहा जाता है कि 36 के 36 गुण उनके मिले, लेकिन उनका पूरा वैवाहिक जीवन जो है वो असमंजस, डामाडोल सा। 14 साल उनको बाहर निकालने पड़े, सीता जी को लेकर भी कई सारे कष्ट रहे। फिर जब जो संतान सुख भी देखा जाता है, संतान का सुख भी वैसा नहीं मिला उनको, जंगल में उनके लव कुश पैदा हुए, फिर वो बेचारे पापा को नहीं देख, मतलब ये जो एक अनावश्यक सा जो विघ्न है प्रभु श्री राम के, जिनके 36 के 36 गुण मिले थे, तब ऐसी स्थिति में क्या होना। नहीं, लोग देखो उस, ये बहुत जबरदस्त आपने गूढ़ प्रश्न डाल दिया इस पर, चूंकि एक पूरे एपिसोड बन जाना था। लेकिन मैं इसमें इतना बताऊं, यदि 36 गुण नहीं मिले होते तो सीता जी वहां रावण से शादी कर ली होती बेहो देखकर, रामचंद्र जी ने अपनी कुछ व्यवस्था कर ली होती। ये गुण मिलान की बात थी कि दोनों एक दूसरे के इतने पूरक रहे कि जब सीता जी ने उनको देखा, भगवान राम की याद में लगी नहीं, भगवान राम सीता की याद में लगे, तो ऐसे महाप्रतापी और जो राक्षस था जिसका वो कुछ नहीं कर पाता, उसका उन्होंने अंत कर दिया। अब चूंकि राजा है तो एक राजा का अपना स्वभाव है कि उसकी प्रजा भी उसकी बच्चा है, तो प्रजा के अनुरूप भी उसे चलना है, उसको राजधर्म भी वहां पर निभाना है, उसको पारिवारिक जीवन भी निभाना है। अब एक व्यक्ति के कहने पर उन्होंने अपनी पत्नी को बिठा दिया, कारण कि उन्हें प्रजा को मेन बताना था कि मर्यादा ऐसी भी होती है, राजधर्म ऐसा भी होता है। पर सीता से संबंध बेकार थोड़ी रहे, पत्नी उनकी थी, दोनों के संबंध अच्छे थे, तो वो अलग रह के भी उन्होंने उनको निभाया। सीता जी अलग रह के भी राम को अपना पति मानती, राम अलग रह के भी उनकी पत्नी को मानते रहे। लव कुश का मतलब 36 गुण मिलने का ये असर है।
कि वो दोनों का तलाक में कन्वर्ट नहीं हुआ। दोनों एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए, परिवार का सम्मान करते हुए, मर्यादाओं की दोनों ने स्थापना कर दी और ऐसे होनहार संतानों को भी जन्म दे दिया। जहाँ पिता पति का सुख नहीं मिल पा रहा है तो मतलब उसको ये नहीं कह सकते साहब आपको गुण मिले थे लेकिन आपको ऐसा जीना हाँ है। ऐसा ही मिला। ये उनकी ताकत है, ये हाँ 36 गुण की ताकत थी। ये महिमा है कि आप इतने होने के बाद ये हाँ गुणों की ताकत थी कि आज उनका नाम आदर्श के रूप में राधा शुभ में नहीं आता। लिया जाता है। तो आचार्य जी बहुत सारी बातें इस एपिसोड के माध्यम से, इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपने दूर की। बस एक चलते चलते एक छोटा सा सवाल ये है कि आज के इस बदलते दौर में, वैज्ञानिक दौर में, विधर्म के दौर में भी क्या ये सब आवश्यक है? कुंडली मिलान या ऐसी धार्मिक रीति रिवाज आज के इस मॉडर्न दौर में ये कितना प्रासंगिक या आवश्यक इसमें कुंडली मिलान भी आवश्यक है। कुंडली मिलान के साथ साथ विवाह की जो तारीख है वो बहुत आवश्यक है, है? जी। क्योंकि उस दिन से नया जीवन शुरू होता है। तो आज जो विवाह के समय बोलते हैं ना, अरे यार आज तारीख है तो उस तारीख को तो नाना जी नहीं आ पाएंगे इसलिए नहीं होगा, इस तारीख को बच्चों के एग्जाम इसलिए नहीं हो सकता, तो आगे बढ़ा के कोई 51 सुविधा के को अनुसार कोई भी हाँ, डेट नहीं है। तो वो जो डेट होती है वो एक गलत होती है। अच्छा। तो वैवाहिक जीवन में मुहूर्त का बहुत महत्व होता है, उसको मिलाया जाए, कुंडली का मिलान भी किया जाए, संस्कारों को भी डेवलप किया जाए कि आप पत्नी लेके आ रहे हो तो बच्चे में ये होना चाहिए, तेरे में ये गुण होना चाहिए, जब पत्नी के साथ तेरी पटेगी, माँ को ड्यूटी होना चाहिए कि महिलाओं में संस्कार ऐसा होता है, तुझे ऐसा रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं वो लड़की आई और माँ ने ही चढ़ाई कर दी सबसे पहले उसके ऊपर, लड़के के कान भरना शुरू कर दिए, जो अभी हम नए एपिसोड देखते हैं। ऐसी वो सास लड़की को भर के भेज रही, तो सबसे पहले तो दहेज में जो तुझे मिले लेके घर आना, फिर उनको कंट्रोल करेंगे, फिर ठीक लड़के बात। से संबंध मत बनाना, फिर अपन उसको ऐसे दबाएंगे। तो ये माँ की जो कान भराई होती है, रोज सुबह शाम आलू की सब्जी कैसी बनी, पालक की कैसी बनी, हम तो गाजर में गुड़ डालते हैं, गाजर में शक्कर कैसे डाल दी। तो ये जो होते हैं ये वैवाहिक जीवन के कारक होते हैं। तो बिल्कुल। दोनों को मिला के परिवार को अलग हो जाना चाहिए, पर उनको देखते रहना चाहिए दूर से, हाँ, तब जाके फिर वैवाहिक जीवन ऐसा यदि स्थिति बनती है। हाँ तब फिर वैवाहिक जीवन ठीक तो आता है। आचार्य जी आपने बड़ी महत्वपूर्ण इस बार इस पॉडकास्ट में चर्चा की। अब जैसे आपने बताया कि शुरू के साल 2 साल जो है वो बड़े संवेदनशील रहते हैं, वो जरा थोड़ा सा समझदारी से निकाल दें। फिर आपने ये भी बताया कि उपाय इन सब के अलावा आप ऐसे उपाय करें जो परिवार को एक सूत्र में बैठाए रखें। अब दूसरा उपाय तो ये कि चूंकि वो कानूनी मामला है कि साहब तलाक के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ तलाक की केसेस, तलाक की प्रोसेस आसान कर दी जाए तो भी इन समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि लोग 10-10, 15, 20 साल तक दहेज के तलाक में रगड़े हुए हैं। एक मतलब उस पक्ष से भी, कोर्ट के पक्ष से भी थोड़ी राहत लोगों को मिलनी चाहिए। भाई आज ही मैंने कहीं पढ़ा था, कोर्ट भी इस बात पर अब सहमत है कि साहब आप ना मियाँ राजी ना बीबी राजी, और पढ़े हुए कोर्ट के चक्कर में 10-10 साल लगा रहे हैं। इन सब चीजों से भी छुटकारा मिलना चाहिए। लेकिन आपने जो छोटी छोटी जो एक ज्योतिष का पक्ष भी आपने उजागर किया, वर्तमान के संदर्भ में भी आपने विवाह की आवश्यकता पर अपने दृष्टिकोण दिया, और इन सब के इतर आपने ये जो छोटी छोटी बात जो बताई है कि परिवार में कैसा सामंजस्य रहना चाहिए, ये इसकी धुरी है। वैवाहिक संस्था की धुरी संस्कार है। संस्कार अच्छे संस्कार वाले होंगे तो विवाह लंबा चलेगा। खैर, तो ये बड़ा जबरदस्त और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है, और मुझे ऐसा लगता है कि सभी के जीवन में ये इस प्रोसेस से गुजरना ही पड़ता है। जो भी इसको देखें, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा उनको इससे लाभ ही होगा। तो आचार्य जी आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और शुक्रिया उन तमाम दर्शकों का जो पूरी दुनिया भर से हमारे साथ जुड़ते रहते हैं। 16 संस्कारों को लेकर या जीवन के आवश्यक तत्वों को लेकर हम ऐसी जानकारी आपके साथ लगातार साझा करते रहेंगे। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि हमारे नए वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।